डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपियों ने बेल पर अपनी बहस खत्म की। अब दिल्ली पुलिस देगी जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे भारत में किए निर्देश जारी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सहायक उपकरणों पर मांगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने असम को एसआईआर से छूट देने के खिलाफ याचिका पर चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। वादी ने कहा, असम को अन्य राज्यों की तुलना में जानबूझकर कम कठोर प्रक्रिया रखा गया है। 52.5 करोड़ लोन फ्रॉड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्थिक अपराध समाज को प्रभावित करते हैं। कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया। एफआईआर और चार्जशीट बहाली की। नमस्कार, मैं हूं शालिनी राणा। हमारे लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके भी हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम वायु प्रदूषण से जुड़े कानूनी प्रावधान के बारे में जानकारी देंगे। उत्तर भारत पूरी तरह वायु प्रदूषण के चपेट में है और लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है। सरकारें वायु प्रदूषण से निपटने की भरसक कोशिश कर रही है। अदालतें भी आदेश पर आदेश जारी कर रहे हैं। ऐसे में पर्यावरण संबंधी कानून, खास तौर पर वायु प्रदूषण की जानकारी रखना जरूरी है। इसी विषय पर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राम नरेश यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है राम नरेश यादव जी। अगर आपका वायु प्रदूषण से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके हमसे राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 0120612793 आपसे हम जानना चाहेंगे सर, संविधान स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार किस तरह से देता है? जी शालिनी जी, भारतीय संविधान में सीधे स्वच्छ वातावरण शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई हिस्टोरिकल जो उन्होंने व्याख्या की है कुछ केसों में, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वच्छ, सुरक्षित और पॉल्यूशन रहित वातावरण में जीना आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है। किसी भी प्रकार का वायु, जल या ध्वनि प्रदूषण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन माना जाता है। आर्टिकल 48A राज्य को यह निर्देश देता है कि वह पर्यावरण और वनों की रक्षा करे। इसी प्रकार आर्टिकल 51 कैपिटल A सब क्लोज G नागरिकों का यह कर्तव्य बताता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण, नदियां, वन तथा जीव जंतुओं की रक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता तथा अन्य जो पर्यावरण से रिलेटेड मामले हैं उनमें स्पष्ट किया कि प्रदूषित हवा में रहने के लिए व्यक्ति को बाध्य करना जीवन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसलिए कोर्ट ने कई बार सरकारों को ये डायरेक्शन दी है कि वो पॉल्यूशन रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। इस प्रकार संविधान सीधे और परोक्ष दोनों तरीकों से स्वच्छ वातावरण का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में प्रदान करता है। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि पटाखों पर कोई मतलब कोर्ट का क्या स्टैंड है? ग्रीन पटाखों पर क्या आदेश हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो मूल सिद्धांत है वो पटाखों पर एक पूर्ण प्रतिबंध परंपरा को रोकने का उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि जन स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता की रक्षा करना उनका जो प्राइमरी उद्देश्य है। कोर्ट ने कई वर्षों से पाया कि दिवाली के समय, खासतौर जब अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, उस समय प्रदूषण स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। इसलिए सामान्य पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को सीमित रूप से अनुमति दी है, जिनमें कम
पॉल्यूशन होता है, कम धुआं और कम शोर उत्पन्न होता है। जी। इन पटाखों को जो पीएसओ और नीरी से इनका प्रमाणित होना आवश्यक है और इसमें जैसे समय सीमा दी गई है कि रात के 8 बजे से 10 बजे के बीच में इन ग्रीन पटाखों की अनुमति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। साथ ही कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि जो पटाखे हैं वो जैसे मैंने बताया 8 से 2 यानी 2 घंटे ही चलाए जाएं जी। और राज्य सरकार और पुलिस को भी ये निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सुनिश्चित करे राज्य सरकारें और पुलिस कि केवल अधिकृत विक्रेता ही ग्रीन पटाखे बेचे। ऐसा ना हो कि सभी उन पटाखों को बेच रहे हैं और फिर जो पोल्यूशन जिसके लिए ये सब डायरेक्शन दी है वो बेमानी हो जाए। उल्लंघन होने पर कार्रवाई भी होती है, उनकी जो जब्ती भी होती है पटाखों की और एक सजा का प्रावधान भी उनमें रहता है। तो कुल मिलाकर कोर्ट का रुख पर्यावरण और परंपरा को एक संतुलित आधार पर बनाने का कोर्ट का ऐसा रहा है मामलों में। जी। आपसे जानना चाहेंगे कोर्ट के आदेश के बिना पटाखे बेचने या जलाने वालों पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट या राज्य सरकार जो पटाखे जलाने के लिए एक निश्चित सीमा जो रखी है जिसमें जी। केवल शाम के 8 से रात के 10 बजे तक, तो उसके बाद जो भी पटाखा जलाएगा ये अवैध हो जाता है। जी। उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 लागू की जा सकती है जिसमें जुर्माना और गिरफ्तारी दोनों की संभावना रहती है। यदि जी। तेज आवाज या धुआं अन्य लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो ध्वनि प्रदूषण नियम, पर्यावरण संरक्षण नियम और स्थानीय पुलिस अधिनियम भी उन पर लागू हो सकते हैं। कुछ राज्यों ने तो विशेष रूप से ये स्पष्ट किया है कि जो बैन यानी जो प्रतिबंधित समय के बाद पटाखा जी। जलाना एक पब्लिक न्यूसेंस की श्रेणी में आता है और जी। इसके लिए चालान भी हो सकता है, सीजर भी हो सकता है और दंड की प्रक्रिया भी उनके खिलाफ अपनाई जा सकती है। इसलिए समय सीमा इसलिए तय की जाती है ताकि प्रदूषण अचानक न बढ़े और जो ओल्ड एज हैं, बच्चे हैं या कोई भी बीमार लोग हैं हमारे आसपास, उन पर इन पटाखों का या ध्वनि प्रदूषण का दुष्प्रभाव कम हो। इसलिए समय से बाहर पटाखा जलाना स्पष्ट रूप से एक दंडनीय अपराध है। जी। सर आपसे जानना चाहेंगे प्रतिबंधित वक्त के बाद पटाखा जलाना क्या जुर्म है? क्या कार्रवाई हो सकती है इसके ऊपर अगर आप पटाखा मतलब समय के प्रतिबंधित वक्त से बाद जलाते हैं ऐसा कुछ? देखो मैंने अभी बताया कि जब प्रतिबंधित समय के बाद पटाखा जलाते हैं तो जो धारा 188 है उसको भी लागू कर सकती है पुलिस और पुलिस नियम में भी ये दिया हुआ है कि कोई भी जब वो पटाखा जलाते हैं तो जो धारा 144 है प्रदूषण नियंत्रण आदेश है या कोर्ट के जो उल्लंघन होते हैं उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी हो सकती है या धारा 188 है जिसमें सरकारी आदेश की अवज्ञा के अंतर्गत मामला दर्ज पुलिस कर सकती है। इनमें गिरफ्तारी और जुर्माना दोनों इसमें शामिल है और वो दोनों एक साथ भी किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर वो उनकी कन्विक्शन होती है तो उनके खिलाफ वो हो सकता है, सजा उनकी हो सकती है। दूसरा, यदि अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया जा रहा हो तो एक्सप्लोजिव एक्ट द्वारा डीएम उनका लाइसेंस नियम जो लागू होते हैं उनके तहत उनकी जितने भी पटाखे हैं उनकी जब्ती हो सकती है, दुकान को सील कर सकते हैं, लाइसेंस का निलंबन कर सकते हैं, तो ऐसी कार्रवाई हो सकती है। जी सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि फैक्ट्री एक्ट की धारा 41(a) क्या है जिसके तहत प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है? शालिनी जी, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की धारा 41(a) हजार्डियस प्रोसेस से संबंधित है। यह औद्योगिक इकाइयों को खतरनाक उनकी जो प्रक्रिया है, रसायन है जो केमिकल निकलते हैं या उत्पादन गतिविधि है में सुरक्षा, स्वास्थ्य और परवाह जो एनवायरमेंटल उनका जो संरक्षण है इसको सुनिश्चित करने के लिए कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य बनाती है। इस धारा के अनुसार कारखाना प्रबंधन को ऐसे उपाय करने होते हैं जिसमें कामगारों, आसपास के क्षेत्र और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। इसमें जरूरी है कि संभावित खतरों की जानकारी समय पर दी जाए और जो सुरक्षा उपकरण है वो उपलब्ध कराएं और प्रदूषण फैलने वाले जो
उत्सर्जन होता है, जिससे पोल्यूशन होता है, जी। उसको एक नियंत्रित सीमा में रखा जाए। यदि कोई उद्योग इन नियमों का पालन नहीं करता है तो निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई जैसे लाइसेंस का जो सस्पेंशन और आपराधिक दंड भी दिए जा सकते हैं। हालांकि ये धारा सीधे वायु प्रदूषण अधिनियम जैसी नहीं है, लेकिन ये पर्यावरण सुरक्षा की श्रेणी में एक महत्वपूर्ण कदम है। औद्योगिक प्रदूषण के मामलों में अक्सर फैक्ट्रीज एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और एयर पोल्यूशन एक्ट एक साथ लागू किए जाते हैं। जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सर, प्रदूषण का एक बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है। मोटर व्हीकल अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक वाहन के पास पीयूसी यानी मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट कैसे इसे सुनिश्चित करता है? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और केंद्रीय मोटर व्हीकल नियम, जी। जिसको हम सीएमवीआर भी बोलते हैं, उसके तहत जो प्रत्येक वाहन है जी। उसके लिए पीयूसी यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र अनिवार्य है। जी। यह सुनिश्चित करता है कि वाहन के धुएं का उत्सर्जन निर्धारित मानकों के भीतर रहे। भीतर है। मतलब जब कोई भी वाहन की जब चेकिंग होती है तो उसमें जब पीयूसी सर्टिफिकेट जारी करना होता है तो एक इंस्ट्रूमेंट लगा के ये चेक करते हैं कि गाड़ी से कितना पोल्यूशन आ रहा है, और फिर उसको रेक्टिफाई किया जाता है कि वो गाड़ी कम से कम पोल्यूशन करे, और एक जो भीतर एक जो निर्धारित मानक है उसी के भीतर ही ये पोल्यूशन हो। उसके बाहर जब होगा तो पोल्यूशन बढ़ता है और वो सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना किसी वाहन को चलाना उल्लंघन माना जाता है। ट्रैफिक पुलिस वाहन रोककर पीयूसी पूछ सकती है, और पीयूसी न होने पर 10,000 रुपए तक के चालान और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन जैसी दंड की दे सकती है पुलिस। पीयूसी परीक्षण अधिनियम रूप से मान्य जो प्रमाणित जो केंद्र होते हैं, जो पीयूसी जो परीक्षण नियमित है, जैसे वाहन का सीओ और एचसी, ये जो उत्सर्जन है इनके स्तर उन पे मापे जाते हैं, और सरकार वाहनों की फिटनेस, सर्विसिंग, पॉल्यूशन कंट्रोल को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम, परिवहन विभाग और पुलिस को ये निगरानी का अधिकार देती है। और पीयूसी नियम का उद्देश्य है कि सड़क पर चलने वाले जितने भी वाहन हैं उनके प्रदूषण को न्यूनतम करे और वायु की गुणवत्ता बनी रहे। जी। हमारे अधिवक्ता राम नरेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं अगला सवाल। सीआरपीसी 133 के बारे में बताएं। इसमें खास तौर पर पर्यावरण से संबंधित पब्लिक न्यूसेंस या आम आदमी को होने वाली समस्या का किस तरह से वर्णन है और क्या कानूनी कार्यवाही के प्रावधान है सर? धारा 133 सीआरपीसी मजिस्ट्रेट को ये अधिकार देती है कि वह किसी भी सार्वजनिक उपद्रव यानी पब्लिक न्यूसेंस को तुरंत हटाने या रोकने का आदेश दे सके। यह प्रावधान जो एनवायरमेंट मामलों में काफी इस्तेमाल होता है। यदि किसी व्यक्ति, फैक्ट्री, दुकान या पड़ोसी की गतिविधि से जैसे वायु, जल या ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है तो इससे जनता, पड़ोस या किसी सार्वजनिक मार्ग को हानि हो रही हो तो प्रभावित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दे सकता है। मजिस्ट्रेट जांच के बाद आदेश जारी कर सकते हैं कि प्रदूषण उत्पन्न करने वाला व्यक्ति वह गतिविधि रोके, मशीन को बंद करे या कोई भी कचरा हटाए या धुआं जो फैला रहे हैं या कोई ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं तो उसको तुरंत बंद करें। यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता तो ये एक आपराधिक अवमानना मानी जाती है और आगे उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। धारा 133 का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि ऐसी गतिविधियां उनको रोकना जो सामान्य लोगों की जिंदगी और उनके स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित करती हों। ये एनवायरमेंटल संरक्षण का एक त्वरित और प्रभावी कानूनी उपाय है जिसके तहत ये कार्रवाई होती है और काफी हद तक पॉल्यूशन रोकने में मदद मिलती है। जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सर, बिना साइलेंसर के गाड़ी चलाना और तेज हॉर्न बजाने पर क्या कानून है? कोई भी बिना साइलेंसर के अगर गाड़ी चलाता है या अत्यधिक तेज हॉर्न बजाना ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आता है। जी। जो भारतीय मोटर वाहन अधिनियम है और नॉइज पॉल्यूशन रूल्स 2000 है, इसमें इसके लिए एक स्पष्ट प्रतिबंध देते हैं। उसको
लिखा हुआ है कि उसने कोई भी एक पर्टिकुलर डेसिबल के ऊपर कोई भी शोर मचाता है तो ये एक कानूनी अपराध है। यदि कोई व्यक्ति अपनी बाइक का या कार से साइलेंसर हटाकर तेज आवाज पैदा करता है तो ट्रैफिक पुलिस उस गाड़ी को जब्त कर सकती है, उसका चालान भी कर सकती है और मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं में कार्रवाई कर सकती है। इसी प्रकार किसी भी क्षेत्र, खासकर स्कूल, हॉस्पिटल, रेजिडेंशियल एरिया में अनावश्यक तेज हॉर्न बजाना भी एक अपराध है। जी पुलिस ऐसे मामलों में भी भारी जुर्माना लगा सकती है। नॉइज पोल्यूशन रूल्स के तहत दिन और रात दोनों में ध्वनि स्तर की सीमा तय है और उनसे ऊपर जाने पर ये एक कानूनी उल्लंघन होता है। यदि गतिविधि बार बार हो रही है तो पब्लिक न्यूसेंस के रूप में धारा 133 सीआरपीसी तथा आईपीसी की धारा 268, 290 जैसी धाराएं भी लागू की जा सकती है। जी इसलिए ये गतिविधि एक दंडनीय और प्रतिबंधित है। जी। ध्वनि प्रदूषण 2000 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 4 अलग-अलग प्रकार के क्षेत्रों के लिए ध्वनि मानदंड रखा है: औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शांत स्थान पर। इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 में भारत में 4 प्रकार के क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शांत क्षेत्र यानी कि साइलेंट जोन। जी प्रत्येक क्षेत्र में के लिए दिन और रात में ध्वनि स्तर यानी जो डेसिबल है उसकी एक सीमा तय है। जी औद्योगिक क्षेत्र में जो उच्चतम सीमा सबसे अधिक होती है क्योंकि वहां मशीनरी का शोर अधिक होता है। वाणिज्यिक क्षेत्र में ध्वनि सीमा रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ी अधिक रखी गई है ताकि दुकानों व कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, उनका वातावरण प्रभावित ना हो। रेजिडेंशियल एरिया में ध्वनि सीमा सामान्य और नियंत्रित स्तर पर रखी गई है ताकि जो सिटीजन्स हैं उनकी शांति प्रभावित ना हो। साइलेंट जोन जैसे शांत क्षेत्र जैसे अस्पताल है, स्कूल है, कोर्ट है, इनमें ध्वनि सीमा सबसे कम होती है और यहाँ तेज हॉर्न या लाउड स्पीकर का उपयोग सख्त प्रतिबंधित है। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो पुलिस, नगर पालिका या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कार्रवाई कर सकते हैं। ये नियम नागरिकों की शांति, नींद, स्वास्थ्य और वातावरण की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको एनजीटी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जी भारत में पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए बनाया गया एक स्पेशल ट्राइब्यूनल है, यानी कि एक जो एक्सपर्ट जो इसके अंदर ट्रिब्यूनल में बैठते हैं। जी इसे 2010 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य है जो पर्यावरणीय यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उनको तेज और विशेषज्ञ और तकनीकी आधार पर उनका समाधान करना। एनजीटी में जो जजेस हैं उनके साथ साथ जो एनवायरमेंट के एक्सपर्ट है वो भी बैठते हैं, यानी कि जज जो होते हैं जो जुडिशियल साइड से, उनके साथ एक एक्सपर्ट मेंबर भी बैठते हैं। इसलिए ये अदालत उन मामलों में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है जहां साइंटिफिक और टेक्निकल समझ की आवश्यकता होती है। एनजीटी मुख्य रूप से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और जो औद्योगिक जो पोल्यूशन है यानी जो फैक्ट्रियों से और इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूशन होता है उसके ऊपर एनवायरमेंटल जो अनुमति जो लेते हैं पर्यावरण की, वन संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, नदी प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जैसे मामलों को सुनता है। तो एनजीटी का जो रोल है वो सभी तरह के जो पोल्यूशन के मामले हैं जिसमें एयर, वाटर और वन, जिसमें जितने भी रिलेटेड हैं जो हमारे एनवायरमेंट से, उन सबकी सुनवाई एनजीटी में होती है। एनजीटी के आदेश पूरे देश में बाइंडिंग यानी कि बाध्यकारी होते हैं और ये प्रदूषण करने वालों पर जुर्माना, उनको जैसे कोई इंडस्ट्री है वो पोल्यूशन कर रही है तो उसको बंद करने का आदेश भी दे सकते हैं और उनको पुनर्स्थापन लागत जैसे दंड भी कर सकते हैं। सपोज किसी शहर में एक कोई फैक्ट्री बहुत ज्यादा धुआं कर रही है तो वो ऐसी भी डायरेक्शन दे सकते हैं कि उसको कहीं और स्थापित किया जाए ताकि वहां जो लोगों की जो जिंदगी, जो रोजमर्रा के जीवन में पोल्यूशन से जो हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं हैं वो खत्म हो। जैसे कई बार क्या होता है कि गंदा पानी सपोज
सीवर का गंदा पानी सीधा नदी में डाल रहे हैं किसी तालाब में, जी उससे तालाब भी गंदा हो जाता है। जी तो एनजीटी उस पे भी रोक लगाती है कि इस टाइप के जो पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, उसको रोका जाए, और ऐसे लोगों पर जुर्माना भी लगाती है और उस गतिविधि को रोकती भी है। तो हम कहें कि जो एनजीटी है इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण और उसको तेज और प्रभावी न्यायिक तंत्र प्रदान करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इन विशेष जानकारियों के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।